अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ इस रमज़ान मुबारक में आप लोगों के रोज़े भी बखैरियत आफ़ियत के गुज़रे होंगे। अभी जो मैं बात कर रहूँगा वो उन बच्चों के लिए है जो इंशाल्लाह मई और जून में और ए लेवल एग्ज़ामिनेशंस के लिए अपीयर होंगे और उनके पास तकरीबन डेढ़ महीना है, 2 महीने से कम है, डेढ़ महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त रह गया है। और अ, इतने कम वक़्त में जो है बच्चे अक्सर जो है वो घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और फिर वो जो सारा साल की मेहनत है ना वो उनकी रायगाँ हो जाती है। तो वैसे तो अ, ये बात कई और असातिज़ा करते हैं। इस वक़्त जब डेढ़ 2 महीने रह जाते हैं ना तो कई असातिज़ा आपको इस बात की जो है उसके उसके बारे में बताते हैं और मैं भी कोई नई बात नहीं बताऊँगा। बस ये है कि जो बात बाकी असातिज़ा कर रहे हैं वही दोहराऊँगा। तो अब ये जो वक़्त रह गया ना 1 डेढ़ महीने का, तो एक तो ये कि पहले तो ये समझिए कि इस 1 डेढ़ महीने के अंदर आधे से ज़्यादा महीना तो ये मार्च का है जिसमें रमज़ान मुबारक है, ठीक है ना? तो इस महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कोई कमोबेशी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते दौरान इस महीने की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें किसी चीज़ कोई कमी ना हो। मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल दे देखें, हमें पता है कि रमज़ान मुबारक एक 1 महीना है पूरा साल, 1 साल के बाद अब आएगा दोबारा। पता नहीं किसको नसीब हो, किसको ना हो। तो ये एक बड़ा कीमती महीना है। तो हम देखिए बहुत कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो हम सारा साल नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसकी आदत हम इस महीने में बना लें, तो हमारे लिए सारा साल करना आसान हो जाती है और उसमें बुनियादी जो अमल है ना वो नमाज का है। देखें, बहु इतना कॉमन नहीं है आज की जनरेशन में कि जो है ना बहुत सारे जो है ना बच्चे इस वक्त में जब मसरूफ़ होते हैं प्रिपरेशंस में अपने इम्तिहानात की ना, तो उसमें नमाज का नागा हो जाता है क्लासेस की वजह से या कुछ भी। तो बहरहाल एक तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि यार ये महीना ऐसा है कि एक नमाज़ आप पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज़, उसमें आपको 70 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है। ठीक है ना? और अगर कोई नफ़िल अदा करते हैं तो उसमें आपको उसके पढ़ने पे आपको एक फ़र्ज़ नमाज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो एक एक अजर और सवाब कमाने का महीना, ठीक है ना? तो एक तो ये कि नमाज़ का कोई वो ना हो और इतनी बड़ी नेमत है कि ये मैं अपनी अपनी भी बात करता हूँ कि जब मैं इम्तिहानात के लिए मुझे अब होते थे मेरे, उससे पहले रमज़ानुल मुबारक का महीना जब मैं और ए लेवल्स एग्ज़ामिनेशंस के लिए अपीयर हुआ, उस वक़्त रमज़ानुल मुबारक का महीना बाद में आता था, मैं पहले अपीयर हुआ। वो आता था कब? अगस्त, सितंबर, तो ब 12-13 साल की पुरानी बात है। तो वो आता था अगस्त, सितंबर में और मैं पहले अपीयर हुआ, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं बहुत माँगता था अल्लाह से। तो नमाज़ एक ज़रिया है कि फ़र्ज़ तो है ही, तो और रमज़ान मुबारक का महीना है, फिर अजर सवाब इतना ज़्यादा। तो ये सब करने के बाद एक बार मौका मिल जाता है, आप थोड़ा-सा और वक़्त निकाल के अल्लाह से माँगे कि अल्लाह मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप उसमें मेरी आसानी फ़रमा दें। ये आदत होनी चाहिए बच्चों में। ये दुआ करें अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमा दे। इसके अलावा जो है सिर्फ़ प्रिपरेशन की नहीं बल्कि जो आपका डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, जो भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ामिनेशन है, तो उस दिन जिस दिन एग्ज़ामिनेशन है, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, वो उसमें आसानी हो, उसकी भी दुआ करें। इसके अलावा रिज़ल्ट आपके हक़ में आए, या जो भी आए उसमें आप राज़ी हों, परेशान ना हो, इसकी भी दुआ करें। तो एक तो ये है, इसके अलावा तरावी नमाज़ में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफ़िकली, तरावी एक बड़ा अमल है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ इस महीने का अमल है। तो वो आपका हो पहले रोज़े से 29वें 30वें जब तक आपके हैं, तो रोज़ाना तरावी का जो है वो सिलसिला हो। अगर कुरान आपने 12, 10 दिन, 15 दिन में कुरान सुन भी लिया, तो उसके बाद भी आप खुद ज़रूर तरावी का एहतमाम करें घर में, लेकिन करें और ये हर उस बच्चे पर है जिस पे ज़ाहिर-सी बात है रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है रोज़े से मुंसलिक जितने भी अमाल हैं तरावी, वो सब फिर आप पे ज़रूरी हो जाता है कि आप करें। तो जो बच्चे ग्रेड 9 से हैं या उससे बड़ी क्लास में, उन बच्चों को तो मैं ख़ास तौर पे ये बात कहता हूँ, नसीहत नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि ज़रूर कहता हूँ कि भई आप इस चीज़ का एहतमाम करें। तरावी हो, इसके अलावा कुरान की तिलावत, रोज़ाना आप 1 पारा नहीं पढ़ सकते, तो आप 25% जो पारा होता है जिसे रुबा कहते हैं, तो वो पढ़ लें आप,
ठीक है ना? तो मतलब कुछ थोड़ी बहुत जो है ना आपकी रेसिटेशन आपकी हो, ताकि फिर जो है अल्लाह ताला आपको बाकी सारा साल पढ़ने की तौफ़ीक दे। तो एक तो ये सारे अमाल इंशाअल्लाह आप करेंगे इस महीने में, तो अल्लाह ताला आपके वक़्त में बरकत डालेगा। ये बहुत ज़रूरी है, वक़्त में बरकत होना ज़रूरी है। वक़्त का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है कि अब वक़्त थोड़ा हो, लेकिन उसमें बरकत होने का मतलब है कि आपके सारे काम उस वक़्त में हो जाएँ। ये वक़्त में बरकत होने का मतलब है। तो वक़्त में अल्लाह ताला बरकत डालेगा, तो इंशाअल्लाह इसमें ये रमज़ान मुबारक का महीना बहुत कीमती है, इसको ज़रा अ, उस सही इस इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो। फिर रह जाएगा आपके पास 1 महीना अप्रैल का, और कुछ बच्चों के पास 1 महीना भी नहीं होगा, और 3 हफ्ते भी होंगे, 4 हफ्ते भी होंगे, बहरहाल उस 3-4 हफ्तों के अंदर आपने ये करना है कि अब रमज़ान मुबारक का महीना नहीं है, तो आपने अपने पूरे दिन के वक़्त को 24 घंटे को जो है ना डिवाइड कर लेना है उसमें। देखिए, सबसे एक तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी बच्चों से मुखातिब हों। 7 घंटे की तो आपकी हो, 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो होनी चाहिए। देखें, ये एज जो है ना वो ऐसी नहीं है कि आप अब देखिए, अब नींद जो है ना वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप उस बॉडी को उस चीज़ से महरूम रखेंगे ना, तो आप जो है ना उसके नुकसानात हैं। और वैसे तो खैर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जाती है, लेकिन इस उम्र जब आप यंग होते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको नींद आती है। तो मेरी बच्चों को जो सजेशन होती है वो ये होती है कि आप ये नहीं कि 8 घंटे से ज़्यादा सोए जा रहे हैं और बेवक्त सो रहे हैं। दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आप सोने की बात करें ना, तो एक होता है कि वक्त पे सोना, और एक होता है जो है आप बस कम 7 से 8 घंटे सोएं। तो एक तो 7 से 8 घंटे की आपकी नींद हो, और वक्त पर सोएं। वक्त पर सोने का मतलब ये है कि आप रात में बहुत भी हुआ, वैसे तो हमारे सुन्नत अमल तो नहीं है कि रात 12-12 1-1 बजे तक जाग रहे हैं आप। तो आधी रात आधी हो चुकी, है ना? रात होते ही ईशा की नमाज़ जैसे पढ़ लें, उसके बाद सो जाना चाहिए। लेकिन ख़ैर 12 बजे इज़ गुड इनफ कि आप 12 बजे तक सो जाएँ, और उसके बाद फिर आप फ़जर की नमाज़ आपकी तर्क ना हो, आप पढ़ें, उसके बाद थोड़ा-सा और सो के आप सुबह अर्ली उठें। भले स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, लेकिन आप अर्ली उठें 8 बजे, नहीं भी जा रहे तो आप अर्ली उठें 8 बजे, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अमूमन बच्चे ऐसी बात है उनका लीव मिल जाता है, नहीं जाते, तो 8 बजे आप उठ जाएँ। आपके पास ज़ोहर तक बहुत अच्छा वक़्त होता है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर की बात भी करें तो ज़ोहर 1 बजे से पहले नहीं होती कहीं भी, ठीक है ना? वक़्त पहले दाखिल हो जाता है, लेकिन नमाज़ कहीं भी 1 बजे से पहले नहीं होती। तो बहरहाल आपके पास बहुत वक़्त होता है कि आप जो है 8 बजे के बाद जो है ना नॉन स्टॉप पढ़ सकते हैं। तो उस वक़्त को कैच करें, और सुबह तो सुबह के वक़्त में तो वैसे ही बरकत है, चाहे आप कोई कोई भी काम करें उसमें बरकत होती है। तो ये कि इतनी आदत बना लें कि आपने रमज़ान मुबारक के बाद जो है ना आपने अप्रैल का जो महीना है उसमें अर्ली उठना है सुबह, और उसको आपने कैच करना है। और देखें, 7 से 8 घंटे की नींद हो गई, डेढ़ घंटा आप हटा लें नमाज़ का, नमाज़ पाँचों नमाज़ें मिला के आप डेढ़ घंटा हटा लें। उसके अलावा आप 3 वक़्त खाना, जैसे नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसका भी आधा-आधा घंटा हटा लें, तो 3 घंटे ही हो गए। 3 घंटे और 7 घंटे की आपकी नींद हो गई, 10 घंटे ही हो गए। 2 घंटे आपने अपने आप को वक़्त दिया, अपने आप को, वालिदैन को, बहन-भाइयों को, खेल-कूद जो भी है, ठीक है ना? और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई, वो 2 घंटे हो गए। तो बाकी रह गए 12 घंटे। तो 12 घंटे आपने करना है। मतलब आपने 2 महीने करना ही है। 2 महीने के बाद तो जून-जुलाई में आपका फिर ज़ाहिर-सी बात है 12 घंटे तो खेल होगा। 2 घंटे होगी पढ़ाई, 2 घंटे होगी पढ़ाई को देना होगा, पर बाकी तो बल्कि पढ़ाई को तो ना होने के बराबर होगा, होगा ही नहीं। लेकिन 12 घंटे फिर खेल होगा, तो ये 2 महीने जो है इसमें भी जो वक़्त आप अपने आप को दे रहे हो ख़त्म ना हो, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए फिर भी वक़्त निकालें ताकि आपका माइंड रिफ्रेश है। वालिदैन को वक़्त देते हैं, वैसे ही जो भी है वो करें। लेकिन 12 घंटे आपकी हो पढ़ाई। 12 घंटे में से मैं आपको बताऊँ बहुत आसान होता है, अगर आप सुबह 8 बजे उठ जाएँ, तो मतलब 8 से 2 तक 8 से 2 तक 6 घंटे, तो आधा वक़्त तो आपका ऐसे ही निकल गया। बाकी तो आपके पास 2 से लेके रात 12 बजे तक है, आप थोड़ा-थोड़ा वक़्त दे के आप 6 घंटे पूरे कर लें। तो 12 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है अब से ना। रमज़ान मुबारक में भी अगर चले ठीक है 12 घंटे नहीं, तो 10 घंटे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये आप मार्च, अप्रैल, मई की आपकी तरतीब होनी चाहिए कि आप इस पैटर्न से आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप पढ़ें। ठीक है ना? और बाकी जहाँ तक रह गई कि अब हमें इसमें इस कम टाइम में क्या करना है? बच्चे से सवाल पूछा। देखिए यार, एक तो अगर मैं मार्च की बात करूँ, चाहे मार्च में रमज़ान हो या कोई भी हो, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्च एंड तक को आपकी जो है ना टॉपिकल प्रैक्टिस पूरी हो जाए। बच्चे देर से शुरू करते हैं, बहरहाल आपका सिलेबस कवरेज हो जाता है, स्कूल्स में भी हो जाता है, अगर आप प्राइवेटली पढ़ रहे हैं तब भी हो जाता है।
सिलेबस कवरेज आपका हो जाता है, टॉपिकल प्रैक्टिस आपने पूरी मुकम्मल कर लेनी है मार्च एंड तक। उसके बाद अप्रैल का पूरा महीना आपने सिर्फ ईयरली पास पेपर्स करने हैं। ईयरली पास पेपर्स जब आप करें तो बच्चों को मैं कहता हूँ कि यार आप जो है एक तो लेटेस्ट से कभी नहीं शुरू करते, 2024 से शुरू करते, नहीं। अभी आप ईयरली पास पेपर्स करने शुरू करें, आप अभी आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आप लेटेस्ट पास पेपर पहले करें, नहीं, ऐसा ना करें। हमेशा आप जैसे अगर आपने तय किया यार मैं 5 साल के पास पेपर्स करूँगा, तो 2020 से 2024 करना है, 2020 से शुरू करें। और 2020 से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 2020 के जो पेपर्स हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ए लेवल मैथमेटिक्स है, P1 उसके 1 साल में 7 पेपर्स होते हैं। 3 मई-जून में होते हैं, 3 वेरिएंट्स के, 3 अक्टूबर-नवंबर में होते हैं, 3 वेरिएंट्स के, और 1 होता है आपका फेब-मार्च का। तो इस तरीके से आपके ए लेवल मैथमेटिक्स P1 के 1 साल में 7 पेपर्स हैं और अलग-अलग हैं। और आपको सब सारे वेरिएंट्स से करने हैं, चाहे आप किसी भी वेरिएंट के लिए खुद अपियर हो रहे हो, प्रैक्टिस आपने सारे वेरिएंट से करनी है। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, सिलेबस आपको कोई नहीं चेंज होगा, सिलेबस आपका सेम है। वो सिर्फ़ जो है ज़रा डिफरेंट ज़ोन्स में डिफरेंट पेपर होता है और उसकी वजह ये है कि ज़रा सिक्योरिटी पर्पज़ ताकि लीक ना हो। अच्छा ख़ैर, पहले तो ख़ैर एक ही होता था 2009 में, 2010 के बाद फिर ये वेरिएंट्स शुरू हुए। तो ख़ैर कहने का मकसद ये है कि आपने सारे वेरिएंट्स की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के दौरान आपने जो पहला साल है ना, जैसे 2020 से आप शुरू करें, 2020 के जितने पेपर्स हैं आप फ्रीली करें। फ्रीली करने का मतलब है आपने कोई उसमें वो नहीं करनी, मतलब कोई स आप ठीक है, आप एक तेज़ एक गो में ज़रूर करें। जब भी पेपर करें ना, ईयरली पास पेपर करना ही आपने एक गो में। यानी कि एक पूरा पेपर आपने एक वक़्त में खत्म करना है। ये ना कि आप उठ के चाय पी रहे हैं, बाहर खाने खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये सब चलेगा तो फिर आप खुद ही बता रहे हैं। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि आपने वन गो में पूरा पेपर सॉल्व करना है। और लेकिन पहले जो आपके ये पहले साल के पेपर्स हैं, जितने भी हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, तो वो पेपर्स आपने फ्रीली करने हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, टाइमर लगा दीजिए, लेकिन टाइमर लगाने का मकसद ये नहीं कि वो टाइम भी कैद नहीं है, आपको टाइम से ज़्यादा भी लग रहा है, जितना टाइम है पेपर का उससे ज़्यादा भी लग रहा है, खैर है। आप टाइमर लगा दें और जितने टाइम में भी खत्म हो रहा है, जैसे सवा घंटे का पेपर है, आपका 1.5 घंटे में हो रहा है, पौने 2 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर लें कि भाई मेरा ये इस दिन मैंने ये पेपर किया, पेपर ये था, उसको इतना टाइम लगा, और उसको फिर आप चेक कर लें, उसका आगे स्कोर लिख लें। तो इस तरीके से आप पूरा बिल्ड करें, एक्सेल पे शीट बना लें, डेटा आप स्कोर करें, ताकि आप देख सकें यार हाउ यू गोइंग। और जैसे-जैसे आप पेपर करते जा रहे हैं, आपका जो है ना क्या होता जा रहा है, आप फ्रीली कर रहे हैं। पहले पहले साल के जो पेपर्स है फ्रीली कर रहे हैं, फ्रीली। अब फ्रीली करने का मतलब ये है कि यार अगर आप कहीं क्वेश्चन में फँस गए, तो मार्किंग स्कीम नहीं देखनी, मार्किंग स्कीम वाला आप आंसर देख रहे हैं, नहीं, अपना आंसर नहीं देख रहा, आपने हेल्प चाहिए, तो वो आप किसी रिसोर्स से, जैसे लेक्चर नोट्स हो गए, बुक हो गई, वो आपने उससे हेल्प ले ली, तो इसको कहते हैं फ्रीली सॉल्व करना। और वो करके आपने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, फिर आपने चेक करके आप स्कोर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब इससे क्या जो हो रहा है कि आप पहले साल के जब पेपर्स कर लेंगे ना, आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने जो टाइमर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। अब लेकिन आपने कोशिश करनी है, अब जैसे ही टाइम पूरा हो जाए ना, जैसे टाइम अगर पेपर का सवा घंटा है, पूरा हो जाए, आपने टाइमर स्टॉप कर देना, आप खुद भी स्टॉप कर देना। फिर आपने जो है ना मार्क्स रिकॉर्ड करने हैं, यार मैंने इतना मेरा जो है ना वो पेपर हुआ। ठीक है ना? इतना मतलब मेरा स्कोर आया, और ज़ाहिर-सी बात है, आप आप देख रहे होंगे ना कि यार मेरा जो है, फिर आपको पता चलता जाएगा। जैसे-जैसे आप लिखते जाएँगे ना, डेटा आपको अपडेट करते जाएँगे, आपको पता चल जाएगा यार अच्छा मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया, मेरे पास ये मार्क्स आए, और मैं इतना पेपर कर सका, इतने जो भी टाइम था पेपर का। तो इस तरीके से ना ये पूरा एक पैटर्न है, मतलब ये तरीका है ईयरली पास पेपर जब आप करते हैं ना, और फिर जब बाय द टाइम जब आप बिल्कुल फ्लो में आ जाते हैं ना कि यार आपका मार्क्स भी अच्छा आना, और इसी से आपका ना स्कोर भी इम्प्रूव होता है। ईयरली पास पेपर करते हुए स्कोर ऐसे ही इम्प्रूव होता है, और टाइम मैनेजमेंट भी आपकी ऐसी इम्प्रूव होती है कि आप जब इस तरीके से रिकॉर्ड रख रहे होते हैं और एक इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं। तो ये करें, ये करने के बाद फिर आप देखिएगा कि 2024 पर जब आप आएँगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 2024 का जब आप पेपर्स करना शुरू करेंगे, तो बाय दैट टाइम आपका टाइम मैनेज भी हो रहा होगा, और स्कोर भी आपका बहुत बेहतर हो चुका होगा, और फिर 2024 के जो लेटेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको फिर रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ यार, अब मैं एक्चुअली स्टैंड कहाँ कर, तो ये काम आपने करने हैं अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह। ये है कि मैं दुआ कहूँगा, अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छे जो है वो मतलब कामयाब करे आप सबको।